मिलिंद कह रहे मैं कौन हूं? कह रहे मैं कौन हूं? पहले बताओ आए कहां से? तो यहां से नहीं, जो रास्ता बीत चुका है वहां से तो आ ही नहीं सकते क्योंकि वो बीत चुका है। अरे रथ कहां है तुम्हारा? जो रास्ता बीत गया वो तो हो नहीं सकता, वो तो गत है। जो रास्ता आया ही नहीं वहां भी रथ नहीं हो सकता क्योंकि वो तो अनागत है। और जो रास्ता आया भी है और नहीं भी आया है ऐसा रास्ता बना ही नहीं। और जो रास्ता न तो आया है और न ही नहीं आया है ऐसा सोचा ही नहीं जा सकता। अब मेरी परेशानी में हूं कहां? मैं आया हूं कि नहीं आया? अंत में उससे कहा मैं कौन हूं तो बताया कि तुम भी कुछ नहीं हो, खाली पंच स्कंद हैं जिनका नाम रख दिया है मिलिंद, और कुछ नहीं, तुम भी कुछ नहीं हो। फिर तो उससे भगवा कपड़े पहने लेट गया, बाबा ज्ञान दो। बोले ज्ञान तो देंगे, पहले राजकाज त्यागो अपना और साधु बनो। ये सब कहानियां सुनकर ना भारत के लोगों को लगता है कि हृदय परिवर्तन एक बहुत खतरनाक चीज है। और तो बाबा भारती अपने पढ़ाई होगा बचपन में ही, खड़क सिंह वाली कहानी, लूट के चला गया खड़क सिंह। बाबा भारती कह रहे बस एक बात का ध्यान रखना, किसी को बताना मत वरना लोग गरीबों पर भरोसा नहीं करेंगे। बस ये एकदम ऐसी बात बोल दी दिल के पार हो गई। और खड़क सिंह रोता पीट रहा वापस आया कि माफ कर दो बाबा, गलती हो गई, तब से मैं ही बाबा बनूंगा, बाबा खड़क सिंह। ये जो विश्वास है भारतीय परंपरा का, ये विश्वास प्रेमचंद को भी है और महात्मा गांधी को भी है। इसलिए प्रेमचंद को लगता है कि आप किसी व्यक्ति को अच्छी परिस्थितियां देके अच्छा बना सकते हैं। ये संस्कार इतना गहरा है प्रेमचंद के मन में कि शुरुआती सारे साहित्य में वही भाव दिखता है। जैसे बड़े घर की बेटी, आनंदी का अपमान हुआ, उसके देवर ने ठीक ठाक उससे सुताई की है, मजाक नहीं है, लेकिन आनंदी को लग रहा है तो मैं नहीं यार, परिवार बड़ी चीज है, व्यक्तिगत अपमान हो जाता है, कोई बात नहीं, आदर्श बड़ी बात। आजकल के किसी परिवार में देवर बहू को खड़ाऊ मार के देख ले एक बार। अगर परिवार शहरी है या महानगरीय परिवार है तो बहू कम से कम 6 गुना उसको लगाएगी, और नहीं लगाएगी तुरंत 498 के तहत FIR की देवर ने क्या किया है, वो डोमेस्टिक वायलेंस की है। और देवर साहब अपने पिता समेत, भाई समेत बड़े घर। प्रेमचंद नहीं, अरे थोड़ी पिट गई तो क्या हो गया, परिवार बचाओ ना, पिटाई होती रहती है, क्या हो गया। इस अवस्था के प्रेमचंद को समझने के लिए एक शब्द चलता है साहित्य में जिसका नाम है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। बस ये शब्द याद कर लीजिए, जब भी प्रेमचंद पर प्रश्न है ये शब्द लिख ही देना है मौका निकाल के, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। अगर वो आदर्शवादी होते तो कहानी के इतिहास में होते ही क्यों? सीधी सी बात है, क्योंकि आदर्शवाद तो कहानी का हिस्सा नहीं होना चाहिए, यथार्थवादी कहानी होनी चाहिए। तो प्रेमचंद क्या करते थे, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का मतलब है ऐसा यथार्थवाद जो आदर्श की ओर ओरिएंटेड है, उन्मुख है। इसका मतलब क्या हुआ, कहानी में जो समस्या दिखाएंगे वो एकदम सही दिखाएंगे, यथार्थ में दिखाएंगे, इन यथार्थ में दिखा के समाप्त नहीं करेंगे, उसको अंत में किसी ना किसी तरीके से आदर्श समाधान के साथ समाप्त कर देंगे। तो कहानी और उपन्यास में यथार्थ को दिखाना किंतु अंत में आदर्श के माध्यम से समाधान कर देना, और ये आदर्श के माध्यम से समाधान का सबसे सटीक तरीका उनके पास क्या है, हृदय परिवर्तन। इसलिए उनकी अधिकांश कहानियों में, जैसे बूढ़ी काकी में हृदय परिवर्तन हो जाएगा, बड़े घर की बेटी में हृदय परिवर्तन होता हुआ दिख ही रहा है। ये एक अलग योजना में भी आपको देखेगा है, सामान्य स्थितियों के साथ वो उससे बच नहीं पाते, लेकिन सदगति में नहीं दिखेगा, कफन में नहीं दिखेगा, पूस की रात में नहीं दिखेगा। और इसका मतलब है कि एक समय, और ये सारी कहानियां 1925 के बाद की कहानी है, और इसका मतलब ये हुआ
कि धीरे धीरे वो इस बात को समझने लगे थे। और 1925 के बाद वो जिस बिंदु पर आ गए उसको बोलते हैं यथार्थवाद। और इसके भी अंतिम चरण में तो लोग कहते हैं कि वो चरम यथार्थवाद पर आ गए हैं। उपन्यासों की बात करें तो होरी के जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है होरी की मौत। पहली बार लेखक ने उपन्यास के नायक को मार दिया। नायक मर गया। देखिए, आपको पता है ना, कुरान में होरी अंत तो मर जाता है। पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। होरी बेचारा गरीबी से लड़ रहा है, कर्ज से लड़ रहा है, जैसे आजकल के किसान लड़ते हैं कर्ज से, फिर आत्महत्या कर लेते हैं। कर्ज है, लाचारी है, भूख है, हर चीज उसके साथ है। पूरी कोशिश कर रहा है और अंत में आते आते गोदान जब खत्म होता है ना, आखिरी 3 पेज पहले आप देखेंगे कि लग रहा है कि चीजें ठीक होने वाली है। और हम वहां पहुंचे तो हमें लगा कि अरे मामला फिर ये सेट कर देंगे और आदर्शवाद से पिंड छूटेगा नहीं इनका। केवल 3 पेज पहले होरी अपने भाई हीरा से कह रहा है कि बस अब सब ठीक हो रहा है, कुछ दिनों में चीजें ठीक हो जाएंगी, उधार उधार खत्म हो जाएगी, फिर बढ़िया जिंदगी जिएंगे। एक बार इस ऋण से गला छूट जाए तो दूसरी जिंदगी हो, ये वाक्य है उसका। उसके बाद केवल एक पन्ना रह जाता है गोदान में और चिंता होती है कि फिर ठीक कर देंगे सब, वही हो जाएगा जो रंगभूमि में है, कर्मभूमि में सब नहीं। फिर प्रेमचंद को लगा होगा कि यार बहुत हो गया, बहुत समाधान कर लिए। उपन्यास में समाधान होता जा रहा है, जिंदगी में हो ही नहीं रहा। किसान मरते जा रहे हैं और मेरे किसान बचते जा रहे हैं सारे के सारे। और फिर सेकंड लास्ट पेज पे अचानक होरी को चक्कर आने लगता है, मौत की तस्वीर दिखने लगती है। धनिया समझ जाती है कि मरने वाला। धनिया उसकी पत्नी है और अंत में आखिरी पेज पे होरी मर गया। तो पाठक थोड़ा सन्न रह जाता है, क्योंकि हिंदी का पाठक तो अंत में सब चीज सेट होने का आदी है। इस अंत में सब सेट होके रहेगा, चाहे भगवान को बुलाना पड़े बीच में। हिंदी फिल्मों में ऐसा होता है कि नायक खाई में गिर रहा है, नायक की मां मंदिर में प्रार्थना कर रही है, उधर खलनायक रस्सी को कुल्हाड़ी से काट रहा है, फिर नायक की मां प्रार्थना करती है, हे प्रभु अगर मेरे बच्चे ने अगर मेरी भक्ति का कुछ मूल्य है, तू है तो साबित कर अपने आप को, मेरा बच्चा खतरे में। जैसे भगवान जी को पता ही नहीं, भगवान जी सर्वज्ञ हैं, उनको सब पता है, सर्वशक्तिमान भी है, तो उनकी इच्छा से ही हो रहा होगा, ऐसा नहीं हो रहा होगा, सीधी सी बात है। फिर देवी की मूर्ति ऐसे ऐसे हिलती है 8-10 बार और उसके बाद पेड़ से नारियल टूट के खलनायक के सिर पे गिरता है धम से, और खलनायक नीचे, नायक ऊपर आ जाता है। फिर भारत का दर्शक कहता है हाँ सही हो गया, सही हो गया। अंत में सब सही होना भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्य में जयते और अंत भला तो सब भला यहाँ के कोर वैल्यू सिस्टम की चीजें हैं, वो चाहिए यहाँ के लोगों को। अब 3 पेज पहले लगा कि होरी बच जाएगा, हाँ बच जाएगा, बच जाएगा, सब खुशियां बच जाएगा, बच जाएगा, बस बच रहा है। अचानक मर गया होरी। सब परेशान के पेज फट तो नहीं रहे 3-4 इसके बाद भाई, शायद 2-4 पेज और भी रहे होंगे, लेकिन पेज वो आखिरी है, क्या करे उसके बाद है ही नहीं पेज। ऐसे गजनी देख के भारत के लोग आज तक परेशान है कि यार एक बार पता लग जाता ना उसको, एक बार पता लग जाता ना, उसे पता नहीं चला। ओहो काश हम बता पाते। और नायक नायिका बाहर घूम रहे हैं, वो जिंदा है, ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑडियंस परेशान है, उनसे मौत देखी नहीं जाती, दुख देखा नहीं जाता। प्रेमचंद ने होरी को मार दिया और इसलिए हिंदी की समीक्षा में कहते हैं कि होरी की मौत होरी के जीवन से बड़ी है। उसने हिंदी उपन्यास को एक झटके में मैच्योर बना दिया। जो मैच्योरिटी शायद 20 साल बाद आती, 50 साल बाद आती, वो 1936 में ही आ गई। प्रेमचंद का असली योगदान यह है कि जो उन्होंने 20 साल में किया, पश्चिम की दुनिया में उतना 100 साल में हुआ था। प्रेमचंद ने उतनी बड़ी लीप या छलांग 20 साल में लगा दी। ये प्रेमचंद का असली कंट्रीब्यूशन है। समझिए पूरी बात को। तो प्रेमचंद को समझते हुए 2 शब्द कौन से याद रखने हैं? आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, वहां से कहां पहुंच गए? यथार्थवाद, या अंतिम दौर में चरम यथार्थवाद। अब प्रेमचंद की जो शैली है तो उसको लिखने के लिए एक प्रश्न हमारे पास है
प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यासी कर्म भूमि ही नहीं बदली, उसे कायाकल्प भी कर दिया। उसे कुछ पॉइंट्स आपको नोट करवाता हूँ, फिर आप बताइए उन पे आप लिख पाएंगे नहीं। हेडिंग बनाइए, प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यासी कर्म भूमि ही नहीं बदली, उसका कायाकल्प भी कर दिया। इसमें कुछ कुछ बातें नोट करते हैं। ये वही है जो लिखवाया था 2 दिन पहले, वही है, कुछ नया नहीं बोल रहा हूं। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी की कर्म भूमि ही नहीं बदली, उसका कायाकल्प भी कर दिया। और इसी प्रश्न का दूसरा नाम क्या है? हिंदी कहानी को प्रेमचंद का योगदान। प्रेमचंद ने क्या किया हिंदी कहानी में ऐसा कि वो इतने महान हो गए? हिंदी कहानी को प्रेमचंद का योगदान, ये प्रश्न है दरअसल। उसी को दूसरी भाषा में वैसे भी कह सकते हैं। देखिए कुछ पॉइंट्स नोट कीजिए। प्रेमचंद ने अपने 20 वर्षों के लेखन काल में लगभग 300 कहानियां लिखी। माना जाता है कि उन्होंने सिर्फ 20 वर्षों में हिंदी कहानी को परिपक्वता के सिर्फ 20 वर्ष में परिपक्वता के उस स्तर पर पहुंचा दिया जहां तक पहुंचने में अन्यथा 100 साल लग जाते थे। जहां तक पहुंचने में अन्यथा 100 साल लग जाते। पैरा चेंज कर लीजिए। हिंदी कहानी की दुनिया में प्रेमचंद ने मुख्यतः निम्नलिखित बदलाव किए। नंबर 1, प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी आदर्शों, उपदेशों और मनोरंजन तक सीमित थी। अभी यहाँ रुक के जरा बताइए, कोई ऐसी कहानी बताइए जो आदर्श उपदेश वाली कहानी रही हो प्रेमचंद से पहले। प्रेमचंद की नहीं, 11 वर्ष का समय तो उतना एग्जैक्टली नहीं, लेकिन एक जमींदार का दृष्टांत और एक ऐसी कहानी जिसमें पारसी रंगमंच हो, किस्सा गोई है, लटके झटके हैं, रानी केतकी की कहानी। तो मैं तुलना के लिए लिखवा रहा हूँ, परीक्षा में छोड़ भी सकते हैं अगर स्पेस कम हो ना, थोड़ा सा लिखने में विस्तार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए रानी केतकी की कहानी, इसी में अगला वाक्य लिखेंगे। उदाहरण के लिए रानी केतकी की कहानी जैसी रचनाएं
मनोरंजन के लटकों झटकों से भरी थी। मनोरंजन के लटकों झटकों से भरी थी। तो एक जमींदार का दृष्टांत। अब ये कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि जब आप लिखेंगे एक जमींदार का दृष्टांत तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। समझ पा रहे हैं इस बात को? एक जमींदार का दृष्टांत, ये पूरा नाम सिंगल इन्वर्टेड कोमा में आएगा। ऐसे ही जो पहले नाम लिखा वो भी, रानीखेत की कहानी। तो एक जमींदार का दृष्टांत जैसी कहानियां उपदेशात्मकता से भरी थी। उपदेशात्मकता से भरी थी। परंपरा को सामाजिक यथार्थवाद से जोड़ा। और देखते ही देखते हिंदी कहानी भारत के ग्रामीण कृषक और वंचित समाज, भारत के ग्रामीण कृषक और वंचित समाज का प्रतिनिधित्व करने लगी। भारत के ग्रामीण कृषक और वंचित समाज का प्रतिनिधित्व करने लगी। आरंभिक कहानियों जैसे बड़े घर की बेटी, आरंभिक कहानियों जैसे बड़े घर की बेटी और रानी सारंधा में प्रेमचंद भी आदर्शवाद से मुक्त नहीं हो पाए हैं। प्रेमचंद भी आदर्शवाद से मुक्त नहीं हो पाए हैं। सेमीकोलन। किंतु अंतिम दौर तक आते आते उन्होंने पूस की रात, सदगति और कफन जैसी कहानियां लिखकर पूस की रात, सदगति और कफन जैसी कहानियां लिखकर हिंदी कहानी परंपरा को चरम यथार्थवाद तक पहुंचा दिया। हिंदी कहानी परंपरा को चरम यथार्थवाद तक पहुंचा दिया। हिंदी कहानी को चरम यथार्थवाद तक पहुंचा दिया। ठीक है। नंबर 2, इस उत्तर से प्रेमचंद के सारे उत्तर आप लिख पाएंगे। पर्पस ये है कि थोड़ा सा पॉइंट्स आपके पास आ जाए। नंबर 2, प्रेमचंद से पहले हिंदी कहानियों का विषय वैविध्य सीमित था। विषय वैविध्य लिख लेंगे आप लोग। वैविध्य का मतलब विविधता। ऐसे प्रेमचंद से पहले हिंदी कहानियों का विषय वैविध्य सीमित था। पूर्ण विराम। कुछ ही विषयों जैसे नारी सुधार,
बाल सुधार आदि पर एक काम करें, नारी सुधार, बाल सुधार तथा देश प्रेम आदि पर कहानियां लिखी जा रही थी। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में तत्कालीन भारतीय समाज की लगभग हर समस्या को उठाया और उनकी कहानियां भारतीय समाज का एल्बम बन गई। एल्बम समझते हैं आप लोग? एल्बम, ये क्या बम का एक प्रकार है? एल्बम चित्रों को सजा के रखने वाली एक पुस्तक एल्बम बन गई, ऐसे लिखते हैं, एल्बम बन गई। उदाहरण के लिए करने के बाद डैश लगाइए, नीचे एक कहानी का नाम लिखेंगे, सामने लिखेंगे समस्या क्या है। ऐसे 5-6 कहानियों का नाम लिखेंगे, ठीक है? लिखिए, सबसे पहले लिखिए बूढ़ी काकी, आगे डैश लगा के लिखिए वृद्धों की समस्या। अब समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? जैसे पैराग्राफ लिख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे, और यहां कर देंगे डैश, फिर यहां बूढ़ी काकी डैश वृद्धों की समस्या, ऐसे लिखना है ताकि वो दूर से स्पष्ट हो कि आपने क्या क्या पॉइंट्स लिखे। दूसरा, ईदगाह, अभाव से ग्रस्त बच्चों की समस्या, अभाव से ग्रस्त बच्चों की समस्या। पूस की रात, गरीब किसान की समस्या। कफन, गरीबी और भूख की समस्या। सदगति, सदगति, दलितों के शोषण की समस्या, दलितों के शोषण की समस्या। सदगति पढ़ी आप लोगों ने? पढ़ ली। दलितों के शोषण की समस्या। अलग योजना, आजकल होता है अलग हो जा, तब था अलग योजना। अलग योजना के सामने लिखिए संयुक्त परिवार के टूटने की समस्या, संयुक्त परिवार के टूटने की समस्या। नया विवाह, बेमेल विवाह की समस्या, बेमेल विवाह की समस्या। गुल्ली डंडा, सहजता छिन जाने की समस्या, सहजता छिन जाने की समस्या। शतरंज के खिलाड़ी, राजनीतिक जिम्मेदारियों से दूर भागने की समस्या, राजनीतिक जिम्मेदारियों से दूर भागने की समस्या। अब आइए नंबर 3 पर।
कहानियों के शिल्प के स्तर पर, कहानियों के शिल्प, शिल्प एक शब्द है, इसको मैं कल विस्तार में समझाऊंगा, अभी आप केवल नोट कर लें। शिल्प ऐसे, कहानियों के शिल्प के स्तर पर प्रेमचंद ने सबसे गहरा बदलाव चरित्र योजना में किया। कहानियों के शिल्प के स्तर पर प्रेमचंद ने सबसे बड़ा बदलाव चरित्र योजना के स्तर पर किया। उनसे पहले की कहानियों में चरित्र प्रायः एक आयामी और अस्वाभाविक होते थे। चरित्र प्रायः एक आयामी और अस्वाभाविक होते थे। वे या तो अच्छे होते थे या बुरे। वे या तो अच्छे होते थे या बुरे। प्रेमचंद की शुरुआती कहानियों जैसे रानी सारंधा में भी, प्रेमचंद की शुरुआती कहानियों जैसे रानी सारंधा में भी ऐसा चरित्रांकन झलकता है, ऐसा चरित्रांकन झलकता है। सेमीकोलन। किंतु क्रमशः वे समझ गए कि कोई भी व्यक्ति केवल अच्छा या केवल बुरा नहीं होता। किंतु क्रमशः वे समझ गए कि कोई भी व्यक्ति केवल अच्छा या केवल बुरा नहीं होता, कौमा विभिन्न व्यक्तियों में अच्छाई और बुराई का अलग अलग अनुपात होता है। विभिन्न व्यक्तियों में अच्छाई और बुराई का अलग अलग अनुपात होता है। यही कारण है कि प्रेमचंद के अधिकांश चरित्र सहज और स्वाभाविक बने, सहज और स्वाभाविक बने, कौमा न कि कठपुतली जैसे आदर्श, न कि कठपुतली जैसे और आदर्श। कौन विराम? कफन के घीसू और माधव, कफन के घीसू और माधव उनकी इस चरित्र दृष्टि के, उनकी इस चरित्र दृष्टि के सर्वोच्च स्तंभ हैं। उनकी इस चरित्र दृष्टि के सर्वोच्च स्तंभ हैं। अब जो आज आप उत्तर लिख रहे हैं ना, ये उत्तर तब ज्यादा समझ में आएगा जब कहानियां पढ़ लेंगे। अगर नहीं पढ़ी तो दिक्कत आएगी, पढ़ लेंगे तो समझ में आएगी बात। नंबर 4। अच्छा जल्दी से बताओ, 2 राजाओं के नाम बताए थे आपको, कौन कौन से राजा थे? एक तो शिव प्रसाद सितारे हिंद, और दूसरे लक्ष्मण सिंह। ठीक है, उनका जिक्र आएगा बीच बीच में।
स्पेशली भाषा के बारे में आएगा। ठीक है, प्रेमचंद की भाषा एग्जैक्टली वो है जो महात्मा गांधी कहते थे कि होनी चाहिए, हिंदुस्तानी। बस ये लिंक ध्यान रखिए, तुलनाएं दो लिखेंगे, लिखिए। प्रेमचंद ने दूसरा बड़ा परिवर्तन हिंदी कहानियों की भाषा में किया। प्रेमचंद ने दूसरा बड़ा परिवर्तन हिंदी कहानियों की भाषा में किया। उनसे पहले की कहानियां हिंदी की दो शैलियों को लेकर, उनसे पहले की कहानियां हिंदी की दो शैलियों को लेकर असमंजस में थी, असमंजस में थी। कुछ लेखक वैसी तत्सम और संस्कृतनिष्ठ शैली, कुछ लेखक वैसी तत्सम और संस्कृतनिष्ठ शैली, संस्कृति नहीं संस्कृत भाषा जो होती है, तब मात्रा मत लगाइएगा, संस्कृतनिष्ठ। कुछ लेखक वैसी तत्सम और संस्कृतनिष्ठ हिंदी के समर्थक थे, हिंदी शैली, ठीक है, शैली के समर्थक थे जिसका प्रयोग एक आध शब्द दाएं बाएं होने से कुछ लोग च करने लगते हैं। अरे परीक्षा में इसमें से एक भी शब्द याद नहीं आने वाला है, कुल मिला के 3 शब्द याद रहेंगे, अपनी शब्दों में लिखेंगे वहां जाके। यहाँ च कर दिया किसी ने कि शैली है कि हिंदी समझ नहीं आ रहा है। तो कबीरदास को याद कीजिए, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर कंसेप्ट का पढ़े से पंडित होए। कंसेप्ट समझना है, शब्द आपके रहेंगे, किसी की भाषा लेके आप जा नहीं सकते वहां पर, ठीक है। तो च का प्रयोग जीवन में कहीं और करें, यहाँ करने से बचें। आप समझे च मैं कौन सा कह रहा हूँ, वो बोल के बताना मुश्किल है लेकिन आप समझ पा रहे होंगे। हाँ, ये वाला जो ये वाला च हाँ ठीक है। तो एक बार आखिरी वाक्य दिखा दीजिए, फिर नहीं तो फिर च ही हो जाएगा। आपको डर लग रहा है? अच्छा, लिखा ही नहीं, आपको डर लग रहा है कि गलती होगी तो मैं बोल दूंगा। कुछ लेखक वैसी तत्सम और संस्कृतनिष्ठ शैली के समर्थक थे जिसका प्रयोग, बहुत अच्छा लिखा है, कोई गलती नहीं है, जिसका प्रयोग राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक में किया था। राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक में किया था। सेमीकोलन। तो दूसरी तरफ कुछ लेखक उस शैली का अनुसरण कर रहे थे। तो दूसरी ओर कुछ लेखक उस फारसी निष्ठ शैली, कर लीजिए, उस फारसी निष्ठ शैली का अनुसरण कर रहे थे जिसका प्रयोग राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जिसका प्रयोग राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद बनारस अखबार में कर रहे थे। बनारस अखबार एक अखबार था जिसको वो चलाते थे, बनारस अखबार में कर रहे थे। प्रेमचंद महात्मा गांधी की इस राय से सहमत थे। प्रेमचंद महात्मा गांधी की इस राय से सहमत थे
कि हिंदी का लोक प्रचलित रूप अर्थात हिंदुस्तानी ही, हिंदी का लोक प्रचलित रूप अर्थात हिंदुस्तानी ही साहित्य में प्रयुक्त होनी चाहिए, अर्थात हिंदुस्तानी ही साहित्य में प्रयुक्त होनी चाहिए। यद्यपि रानी सारंधा जैसी भाषाओं में तत्समय हिंदी दिखती है, यद्यपि रानी सारंधा जैसी कहानियों में तत्समय हिंदी दिखती है, और शतरंज के खिलाड़ी व ईदगाह में भाषा का उर्दूपन झलकता है, किंतु यह कथा वस्तु की मांग के कारण हुआ है। भाषाई पूर्वाग्रहों के कारण नहीं। भाषाई पूर्वाग्रह समझते हैं? पहले से जो ठान रखा हो आपने, प्रेजुडिस कहते हैं। भाषाई पूर्वाग्रहों के कारण नहीं, उनकी अधिकांश कहानियों में हिंदुस्तानी शैली ही व्यक्त हुई है। उनकी अधिकांश कहानियों में हिंदुस्तानी शैली ही व्यक्त हुई है। और यह भी एक बड़ा कारण है कि वे भारत में सबसे ज्यादा पढ़े गए कहानीकार और उपन्यासकार हैं। और यह भी एक बड़ा कारण है कि वे भारत में सबसे ज्यादा पढ़े गए कहानीकार व उपन्यासकार हैं। बस एक पॉइंट और लिखेंगे, फिर समाप्त हो जाएगा। नंबर 5 लिखिए। प्रेमचंद ने हिंदी कहानियों में मनोविज्ञान के प्रयोग की शुरुआत भी की। प्रेमचंद ने हिंदी कहानियों में मनोविज्ञान के प्रयोग की शुरुआत भी की। किंतु उनका मनोविज्ञान का प्रयोग प्रसाद, जैनेन्द्र और अज्ञेय से अलग है। प्रसाद, जैनेन्द्र और अज्ञेय से अलग है। जहां प्रसाद की रुचि अभिजन समझते हैं, एलीट क्लास। जहां प्रसाद की रुचि अभिजन वर्ग के मनोविज्ञान को समझने में है, और जैनेन्द्र व अज्ञेय की रुचि सिगमंड फ्रॉइड, ये एक नाम नोट कर लीजिए, शायद आपने कभी सुना होगा।
नहीं तो सुनेंगे इसको। और जहां जैनेन्द्र और अज्ञेय की रुचि सिगमंड फ्रॉइड की सैद्धांतिकी में है, एक बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं, इन्हीं को फॉलो किया है बहुत सारे लोगों ने, कि सैद्धांतिकी यानी थियरी, उसकी थियरी में है। सेमीकोलन। वही प्रेमचंद की रुचि आम आदमी के सहज मनोविज्ञान में है। वही प्रेमचंद की रुचि आम आदमी के सहज मनोविज्ञान में है। जिसे समझने के लिए ग्रंथों की नहीं, बल्कि परिपक्व अंतर्दृष्टि की जरूरत होती है। अंतर्दृष्टि, दृष्टि भी चलेगा, जिसको समझने के लिए ग्रंथों की नहीं बल्कि परिपक्व दृष्टि की जरूरत होती है। कौन विराम? गुल्ली डंडा कहानी में गुल्ली डंडा और सभ्यता क्या रहस्य कहानियों में उन्होंने मध्य वर्गीय मनोविज्ञान का चित्रण किया है। मध्य वर्ग के या मध्य वर्गीय मनोविज्ञान का चित्रण किया है। सेमीकोलन। गीला और नया विवाह में स्त्री मनोविज्ञान का, गीला और नया विवाह में स्त्री मनोविज्ञान का सदगति में दलितों के मनोविज्ञान का, सदगति में दलितों के मनोविज्ञान का, कफन में गरीबों और पूस की रात में किसानों के मनोविज्ञान का, और पूस की रात में किसानों के मनोविज्ञान का। निष्कर्ष दो रैंक रख लीजिए। कुल मिलाकर अब निष्कर्ष नए पैराग्राफ से होगा, उसी में नहीं लिखते हैं, नेक्स्ट पैरा लिखते हैं, ठीक है। और निष्कर्ष हेडिंग नहीं बनाना है, सीधे कुल मिलाकर, बस कुल मिलाकर कोमा। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। श तो आधा ही आएगा ना इसमें, पूरा आएगा। चलिए, कुल मिलाकर यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि प्रेमचंद ने हिंदी कहानी की कर्मभूमि ही नहीं बदली, बल्कि उसका कायाकल्प भी कर दिया। हिंदी कहानी की कर्मभूमि ही नहीं बदली, बल्कि उसका कायाकल्प भी कर दिया। यही कारण है कि सैकड़ों कहानीकारों के आगमन के बावजूद, यही कारण है कि सैकड़ों कहानीकारों के आगमन के बावजूद वे आज भी हिंदी के सबसे अधिक समादृत कहानीकार हैं।